स्वागत है आप लोग का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती है और हौसला मत हार, गिर करे मुसाफिर, ठोकरे ही तो इंसान को चलना सिखाती है। तो आइए बाबू हम लोग शुरू करते हैं। जो मॉडल सेट आया है अभी, इस मॉडल सेट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को आज देखेंगे। देखिए बाबू, ये मॉडल सेट में 3 घंटा का टाइम दिया गया है और कुल 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 25 नंबर जो है केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एमसीक्यू को आज हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यू हम लोग देखेंगे विस्तार तरीके से। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, और ये सारा विस्तार से लिखा हुआ है जो कि आप पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आता है आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं आज प्रश्न में आते हैं हम लोग। पहला नंबर प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है, देखिए बाबू, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में प्रश्न दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों बाय लैंग्वेज में दिया गया है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, हम इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोग को पढ़ देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म इज नॉट करेक्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त बीजियों में निषेचन पश्च घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी कि निषेचन जो हो रहा है यहाँ पर, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाओं में सत्य नहीं है, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन अभी आप लोग के सामने नहीं आया है, बट अब आने वाला है। ये देखिए इसका ऑप्शन ये है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट इनटू इंडोस्पर्म। ये प्राइमरी, ठीक है, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्ड इनटू इंडोस्पर्म। ये नहीं होगा। मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू अन एम्ब्रियो सेक। यस, मेगा स्पोर जो होता है वो डेवलप इनटू अन एम्ब्रियो सेक। ये जो होता है बाबू पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो एंजियोस्पर्म का कौन सा ऐसा घटना नहीं होता है। नॉट करेक्ट है, कौन सा ऐसा घटना नहीं होता है, तो वो होता है बी नंबर, गुरु बीजाणु भ्रूण कोष के रूप में विकसित नहीं होता है। गुरु बीजाणु भ्रूण कोष के रूप में विकसित नहीं होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में जाते हैं। शिशु के जन्म में विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। कह रहा है कि शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रवान के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए बाबू, एक हार्मोन, हमेशा आप लोग एक एसिड के बारे में पढ़ते होंगे जिसको कहते हैं हम लोग, दूध में पाया जाने वाला एसिड को कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण हम लोग का जोड़ होता है हड्डी का, वो जोड़ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। जब हम लोग बहुत स्पीड में दौड़ते हैं तो हमारा घुटना और पैर पूरा जाम हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका मेन वजह होता है घुटनों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाना। ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये दूध में भी पाया जाता है बाबू। तो शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रवण के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन। देखिए लैक्टिक एसिड से याद रखिएगा, लैक्टिन जिसमें आ रहा है शब्द, आपका लैक्टिन जो शब्द आ रहा है ये याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड से क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है। द टेक्निक बाय विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज क्या होगा? देखिए जो हम लोग थ्योरी पढ़ाते थे तो ये थ्योरी में पूरा फुल फॉर्म इसका दिया हुआ रहता था, बट अभी भी हम आप लोग को इसका फुल फॉर्म भी बता देंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई महिला जब बांझपन हो जाता है तो उसको लैब में ले जाकर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का क्रिया किया जाता है। तो वो क्रिया होता है ICSI का। वह टेक्निक कौन सा होता है? ICSI का। वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है। ठीक है, ये टेक्निक के थ्रू, मशीन के थ्रू कराया जाता है, किसी बांझ औरत जो होती है उसमें कराया जाता है। अब देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, तो इसका फुल फॉर्म होता है ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये याद रखिएगा, ICSI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आप लोगों को चांसेस है कि पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है when the genotype of
an angio organism contain two identical alleles, the organism is considered as क्या होगा, क्या होगा? कह रहा है जब किसी जीव के जीनी प्रारूप में दो समान अलील पाए जाते हैं तो वह जीव कहलाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है समयुग्मनजी, यानी कि होमोजाइगस। क्या कहलाता है? होमोजाइगस। एक्चुअल में एलील किसे कहते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। आइडेंटिकल एलील्स, यानी कि एलील्स किसे कहा जाता है इसको समझिए। देखिए जो क्रोमोजोम होता है ना बाबू, जो क्रोमोजोम होता है, मान लीजिए ये किसी मेल का क्रोमोजोम है और ये किसी फीमेल का क्रोमोजोम है। देखिए अभी स्ट्रक्चर पर मत जाइएगा, क्लासेस जल्दी लेके चलना है। ये किसी फीमेल का क्रोमोजोम है। अब मान लीजिए ये क्रोमोजोम में जो जीन होता है, यहाँ पर ये जीन जो है ये आँख को बना रहा है। क्या बना रहा है? आँख को बनाने वाला जीन है। और यहाँ पर फीमेल में भी जो है, ये जीन पाया जा रहा है, ये किसको बना रहा है? तो ये आँख का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? बेबी में, बच्चे में आँख का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों जो जीन होता है ये दोनों आपस में एलील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। यानी समान जीन जो एक ही प्रकार के किसी मतलब मानव के अंग को निर्माण करता है उसे ही हम लोग एलील्स कहते हैं। इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। देखिएगा इसका एग्जांपल क्या है। इसका एग्जांपल जैसे कि देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये दो क्रोमोजोम है जिसका एलील जो है वो आँख का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? आँखों का निर्माण कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है? देखिए एलील तो दोनों क्रोमोजोम में जो जीन है वो आँख को मान लीजिए निर्माण कर रहा है, पर यहाँ पर एक जो है वो नीला आँख है, यानी ऐश्वर्या राय का आँख है, और एक जो है अभिषेक बच्चन का आँख है। मान लीजिए एक ऐश्वर्या राय का आँख हो गया और एक को हो गया अभिषेक बच्चन का आँख। अब यहाँ पर डिपेंड करता है जो बच्चा पैदा होगा, यानी आराध्या राय जो पैदा हुई है वो डिपेंड कर रहा है कि वो माता वाला जीन लेकर, यानी कि ये माता हो गई ना झील सी आँखें ऐश्वर्या राय की, ये माता वाली एलील्स का जिन, यानी देखिए एलील एक्चुअल में जिन ही होता है, ठीक है ना। एलील क्या होता है? एक्चुअल में जिन ही होता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो माता का एलील को लेगी, ठीक है, या फिर फादर का एलील को लेगी। ये डिपेंड करता है बच्चे पे। अगर वो फादर का एलील को ले लिया तो उसका भूरा आँख हो जाएगा, यानी कि आराध्या राय का नीला तो हुआ नहीं, भूरा ले लिया, यानी कि वो एलील जो लिया, जो जिन को लिया, वो किसका ले लिया? अपना फादर का ले लिया। समझ रहे हो ना? तो खाइए शॉर्ट में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकूट को दोहरा कार्य करता है? देखिए AUG क्या हो जाएगा? AUG विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स हैज ड्यूअल फंक्शन। इसमें भी देखिएगा आपका जो फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इस फुल फॉर्म को। AUG का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन यूरासिल गुआनिन। क्या होता है? एडेनिन यूरासिल गुआनिन। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे। एडेनिन यूरासिल गुआनिन क्या होगा? एडेनिन यूरासिल गुआनिन। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है, नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है चमगादड़ के पंख यानी कि विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख के कार्य समान है, अतः यह उदाहरण किसका है? देखिए बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है वो भी उड़ने का काम करता है, और जो कीट होता है वो भी उड़ने का काम करता है। दोनों का कार्य क्या है? समान है। तो समान कार्य तो है, लेकिन अतः यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण जो है यह विषम जात उदाहरण है। किसका है? एनालोगस ऑर्गन का उदाहरण है। एनालोगस ऑर्गन इसलिए एनालोगस ऑर्गन का उदाहरण है क्योंकि चमगादड़ का जो पंख होता है उस पंख में हड्डी होता है। जिस प्रकार मनुष्य के हाथ में हड्डी होता है, मान लीजिए बिल्ली वगैरह, इस सब हाथ में क्या होता है? जैसे चिड़िया वगैरह के पंख में क्या होता है? हड्डी होता है। इसी प्रकार चमगादड़ के पंख में क्या होता है? हड्डी होता है। पर जो कीट होता है, जो छोटा छोटा कीट मकोड़ा होता है, इसके पंख में हड्डी नहीं होता है। इस वजह से यह कैसा होता है?
एनालॉगस ऑर्गन होता है, विषमजात अंग होता है। अब बोलिएगा सर कि कीट जो होता है या फिर चमगादड़, देखिए सर बोलिएगा कि समजात अंग कौन सा होता है, होमोलोगस ऑर्गन जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं मैन, मतलब मनुष्य कह सकते हैं। मैंने पकड़ लीजिए मैन, और कैट देख लीजिए, जैसे मनुष्य का हाथ हम लोग का हाथ हो गया, और इसी प्रकार जो बिल्ली होता है उसका हाथ, ये क्या हो जाएगा, ये आपस में समजात हो जाएगा, यानी होमोलोगस हो जाएगा। बट यहाँ चमगादड़ का पंख और कीट का पंख जो होगा वो क्या होगा, एनालॉगस ऑर्गन होगा, विषमजात ऑर्गन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए पर्सन हैविंग IAIB genotype would have the blood group AB. This is because of codominance, incomplete dominance. क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडोमिनेंस। क्या होगा इसका आंसर, कोडोमिनेंस। देखिएगा मेंडल का लॉ आप लोग थ्योरी में जब पढ़िएगा ना, मेंडल का लॉ, तो वहाँ पर इसका पूरा डिटेल के साथ भी हम लोग पता है, और वहाँ पे पूरा डिटेल्स के बारे में इसमें पता चलता है। कोडोमिनेंस एक्चुअल में क्या होता है, देखिए इस ए पर्सन हैविंग IAIB genotype would show the blood group AB. This is because of कोडोमिनेंस। ये किसका कारण होता है, इसका कारण क्या होता है, कोडोमिनेंस के कारण होता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो देखिएगा टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, एक्चुअल में टीआई प्लाज्मिड इन फाउंड इन किस में पाया जाता है बाबू, तो ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। किस में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आवाज से संबंधित विशिष्ट पशु के गलत युग्म के पहचान करें। देखिएगा ये प्रश्न जो है बाबू, ये प्रश्न जो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द हैबिटल एंड द पार्टिकुलर एनिमल कॉन्सर्न्ड। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न में थोड़ा सा विवाद लग सकता है, क्योंकि देखिए पेरियार जो है केरल में पाया जाने वाला, जो एक पेरियार जो है केरल में पाया जाता है, इसमें एलिफेंट भी पाया जाता है बाबू, इसमें एलिफेंट भी पाया जाता है, तो आंसर तो एलिफेंट भी होना चाहिए। और सुंदरबन में जो होता है वो बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाया जाता है, जो कि बंगाल में है। रन का कच्छ जो गुजरात में है, इसमें वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधा पाया जाता है। और डाचीग्राम नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड यानी बर्फीला चीता जो होता है, ये बर्फीला चीता पाया जाता है। तो आंसर कहीं ना कहीं इसमें सभी सही है, पर इसमें जो आंसर सही लिया गया है यानी कि पेरियार में जो है, पेरियार में इसमें एलिफेंट नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द हैबिटेट द पार्टिकुलर एनिमल कंसर्न्ड। ठीक है, तो पेरियार एलिफेंट, आंसर क्या होगा, पेरियार में एलिफेंट नहीं पाया जाता है, बट कुछ बुक में एलिफेंट दिया हुआ रहता है कि हाँ पेरियार जो जंगल वन जीव है इसमें एलिफेंट पाया जाता है। तो थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन लग रहा है, बट इसका आंसर जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, पेरियार लिया गया है। क्या लिया गया है, पेरियार लिया गया है। बाकी सब सही है। सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है, रन के कच्छ में वाइल्ड एस पाया जाता है, डाचीग्राम नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज हिंट टू। क्या हो जाएगा, हिंद टू। आंसर क्या हो जाएगा, हिंद टू। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज हिंद टू। क्वेश्चन नंबर 11, एक पौधे के भ्रूणपोष की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा। इसके युग्मक में गुणसूत्र, एक पौधे में भ्रूणपोष की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा। द सेल ऑफ इंडोस्पर्म ऑफ प्लांट हैव 24 क्रोमोसोम। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि भ्रूणपोष का गुणसूत्र में, देखिए भ्रूणपोष में जो होता है वो गुणसूत्र 2n होता है। कितना होता है, 2n होता है। और इसकी संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है, 24। और इसके युग्मक में यानी कि इसके जाइगोट जो है, इसके गैमेट जो है, इसके गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो गैमेट में गैमेट n बराबर 24/2 इक्वल टू 12। कितना हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म का योगदान समष्टि की वृद्धि में होता है। समष्टि के वृद्धि में
निम्नलिखित किस युग्म का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, इसके बारे में बताइए। तो जन्म दर एवं आप्रवासन, क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा नेटलिटी एंड इमिग्रेशन। क्या हो जाएगा? नेटलिटी एंड इमिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक अनुवांशिक आइए ऐसे देखिएगा, यदि एक अनुवांशिक विकार दृश्य, ध्यान दीजिएगा, प्रारूपी समान किंतु वाहक स्त्रियों के द्वारा अपने कुछ नर संतानियों को स्थानांतरित होता है, तो यह विकार किसके थ्रू होता है? तो यह होता है सेक्स लिंक रिसेसिव। किसके कारण? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। क्या होता है? द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर किसको क्रॉस कर जाता है बाबू? कौन सा करता है? IgG, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इसका फुल फॉर्म देखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा आप लोग, इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा, IgG। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा बाबू, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, क्या हो जाएगा? ग्लोबुलिन जी, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे, पीसीआर टेस्ट। देखिए पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले एंजाइम टेक पॉलीमरेज, इसमें देखिएगा, एंजाइम टेक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम, ठीक है ना। हैज़ बिन आइसोलेटेड, कौन सा बैक्टीरिया से निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है थर्मस एक्वेटिकस। किससे निकाला जाता है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पीसीआर में आप लोग को पूछा जा सकता है बाबू, पीसीआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या होगा? पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक? पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस डेवलप्ड थ्रू द ट्रांसजीन्स अप्रोच इन रिच विच हाई मात्रा में इसमें विटामिन ए पाया जाता है। देखिए गोल्डन राइस जो है, जिस क्षेत्र में विटामिन ए का कमी होता है उस क्षेत्र में गवर्नमेंट के थ्रू गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल जो होता है उसको उपजाया जाता है, ताकि सुनहरा चावल में जो होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ताकि उस क्षेत्र में जहाँ पे विटामिन ए का कमी पाया जाता है बहुत सारे लोगों में, तो वहाँ पे उसका जो है पूर्ति किया जाए। तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? हाई विटामिन ए कंटेंट। क्या पाया जाता है? हाई विटामिन ए कंटेंट, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है लाइकेन जो होता है वह संगठक होता है, एसोसिएशन होता है, किसका होता है? किसका संगठक होता है? लाइकेन संगठक होता है कवक एवं शैवाल का, फंगस और एल्गी का। किसका होता है? फंगस एंड एल्गी, इसका एक एसोसिएशन होता है, एक संगठक होता है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इफ द 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। कह रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार फॉलोइंग जो पीकॉक होता है, पीकॉक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट है, माइस है, स्नेक है, पीकॉक। तो पीकॉक के पास जो है कितना अवेलेबल एनर्जी होगा उसके बारे में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 20 जूल दिया हुआ है, मान लीजिए 20 जूल हम लोग बांटना शुरू कर रहे थे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए मान लीजिए कि ये प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है, ये प्लांट है। अब मान लीजिए जैसे 20 जूल अगर दे रहे हैं तो इसका 10% इसका यूज़ करता है, 10वां भाग इसका यूज़ करता है। आगे फर्दर जिस प्रकार हम लोग जाते जाएंगे तो वो किस प्रकार बढ़ते जाएगा। देखिए अगला है माइस, मान लीजिए चूहा है अगला, तो ये 20 जूल में अगला जो वो यूज़ करेगा एनर्जी जो उसके अंदर अवेलेबल होगा वो 20/100 एनर्जी अवेलेबल होगा। और आगे चल के इसी प्रकार हम लोग जाते रहेंगे। देखिए एक बार 10% था, फिर 100 टाइम्स परसेंटेज हो गया। उसके बाद स्नैक में जैसे ही जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 20 जूल में 1000, कितना हो जाएगा? 1000। और इसी प्रकार आगे जब जाएंगे हम लोग तो पीकॉक जो होता है वो पीकॉक में हम लोग क्या हो जाएगा? पीकॉक में
20 जूल बाय 10,000। कितना? 20 जूल बाय 10,000। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा पीकॉक के पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो एनर्जी अवेलेबल है 0.002 जूल। कितना है? 0.002 जूल। इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो इसको इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, द बिजांड, यहाँ पे द बिजांड when macrophyll chalaja and hilum lie in straight line, the ovule is said to be, क्या कहेंगे उस टाइप के ओविल को? देखिए डायग्राम से अगर हम लोग इसको समझते हैं तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम होता है ओविल्स का। ओविल्स का डायग्राम इस टाइप का होता है जिसका अलग अलग नाम होता है। क्या होता है? देखिए पहला जो डायग्राम ए नंबर देख रहे हैं इसे कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस। क्या कहा जाता है? ऑर्थोट्रोपस। इस टाइप के डायग्राम जो मुड़िया झुकेले रहेगा, मतलब क्या बोलेंगे इसको, एकदम एलियन की तरह दिखने वाला जो, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग एनाट्रोपस। आगे वाला हम लोग कहेंगे हिमेनोट्रोपस। तो इस प्रकार जो होता है ना ओव्यूल होता है, 6 प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि हाइलम, देखिएगा क्या पूछा गया कि चलाजा जो होता है, इसमें जो चलाजा होता है, चलाजा और हाइलम लाई इन स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पे जो ये भाग होता है इस भाग को हम लोग चलाजा कहते हैं, इसी भाग को हम लोग चलाजा कहते हैं, और यहाँ वाला भाग को ही हम लोग कहते हैं क्या? हाइलम। तो ये एक दूसरे का क्या होता है? एक दूसरे के बीच में जो होता है एकदम लाई करता है, एक दूसरे के बिटवीन लाई करता है। तो इस टाइप के जो ओविल्स होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑर्थोट्रोपस। क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्थोट्रोपस। क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोट्रोपस। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। बस याद रखिएगा 1 दिसंबर को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोवा, कहाँ चला गया? प्रोटोजोवा द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। 6 पीढ़ियों के पश्चात समष्टि में प्रोटोजोवा की संख्या क्या होगा? द्विखंडन मतलब 2, क्या हो जाएगा? मतलब 2, और 2 जो है ये 6 पीढ़ियों तक क्या होगा? ये 6 पीढ़ियों तक जनन करते रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। बहुत सिंपल प्रश्न है बाबू ये। 2 इंटू 2, 2 4 2 6 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 64। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न पे आइए, ए प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस, अच्छा ये तो हो गया। अगला प्रश्न, एक खंडित डीएनए अणु के चिपचिपे सिरे से बने होते हैं। अनपेयर्ड बेसिस। क्या बना होता है? अनपेयर्ड बेसिस। कह रहा है द स्टिकी इंड्स ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ अनपेयर्ड बेसिस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए कि XXX0 प्रकार एवं XXXY प्रकार के लिंग निर्धारण के उदाहरण बताइए। देखिए ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? मेल हेट्रोगेमेटी, नर विषम युग्मकी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? नर विषम युग्मकी। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि कैसे बनता है ये। देखिए मान लीजिए कि XX जो है क्रोमोसोम, ये मान लीजिए कि फीमेल का है और मेल का क्या हो जाएगा बाबू? मेल का हो जाएगा XY। अब यहाँ पर देखिए बच्चे का निर्माण किस प्रकार, बच्चे का लिंग का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये सेक्स क्रोमोसोम में देखिए अगर फीमेल जो होती है वो X क्रोमोसोम दे रही है और मेल जो है ये भी X क्रोमोसोम दे रहा है, तो यहाँ पर मादा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मादा का निर्माण होगा। और इसी प्रकार मान लीजिए ये फीमेल जो है X, बेचारी इसके पास दोनों X क्रोमोसोम होता है, तो ये तो X क्रोमोसोम ही देगी और मेल जो है ये Y क्रोमोसोम देगा। तो XY जब बनता है तो इस समय हो जाता है नर। क्या बनता है? नर का निर्माण होता है, बच्चे में लड़का का पैदाइश होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न, स्त्री केसर वह भाग है जो प्राक कण को
ठीक है, इंग्लिश कहाँ गया है इसका, इंग्लिश ये रहा, द पार्ट ऑफ गाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कॉम्पेटिबल नेचर ऑफ पॉलन इज स्टिग्मा। क्या हो जाएगा, इज स्टिग्मा। देखिए स्टिग्मा, देखिए इसका डायग्राम को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा इसका डायग्राम को भी समझना, किसको क्या कौन सा भाग कहते हैं। तो देखिएगा ये जो आपका फ्लावर देख रहे हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। देखिए ये जो पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्टिग्मा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा जो होता है, ये स्टिग्मा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन अक्सर यहाँ से एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का बन सकता है। इसके अलावा जो इसके फूल फ्लावर का ही एक पार्ट होता है जो इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से दिखता है, इस पार्ट को हम लोग एंथर कहते हैं। और ये जो एंथर होता है बाबू, यही होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो याद रखिएगा स्टिग्मा क्या हो जाता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और एंथर जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये छोटा छोटा भाग होता चीज़ होता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों से एक नंबर में और भी। और अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर कि एक पारितंत्रीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई जो होता है वो परितंत्र होता है। वो क्या होता है, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हेरेसेसी इज क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम। क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम। क्या हो जाएगा आंसर, इकोसिस्टम। तो बाबू जो एमसीक्यू था ये तो बहुत कम दिया है, बहुत कम एमसीक्यू है, आप लोग को बहुत आसानी से ये तो सारा याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में समझिएगा कि यहाँ से जो इससे जो एमसीक्यू अभी पूछा गया, जो जो चैप्टर से पूछा गया है, आप इतना समझ लीजिए कि उस चैप्टर से और एमसीक्यू जितना बनता है वो सभी का सभी एमसीक्यू आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है ना, यानी कि हम जिस तरह अभी बोल रहे थे फुल फॉर्म याद कीजिए, और भी बहुत सारा कुछ बता रहे हैं, अभी स्टिग्मा वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब जितना रिलेटेड है ना बाबू, ये सारा आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से मतलब कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस बढ़ गया है। ठीक है, 25 नंबर तो ये तो ऐसे ही आप लोग को एक ही बार में याद हो जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जितना है वो याद करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है आप लोगों का। ठीक है ना, सराहना अंदाज में कहना चाहेंगे कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उसके ज़बरदस्त होते हैं, और हौसले भी कई बार उसके पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं। तो बाबू लोग, आप लोग भी मदमस्त होकर एकदम तैयारी कीजिए और ज़बरदस्त रिजल्ट कीजिए। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है।